डिलेड रिस्पॉन्स होता है, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है देन द एक्यूट इन्फ्लामेशन। तीसरा ये कि स्टिमुला इंक्लूड करता है कोई परसिस्टेंट इन्फेक्शन, ज़्यादा कॉमन कॉज है इन्फेक्शन विद द वायरसेस जैसे कि माइकोबैक्टीरिया, पैरासाइट या फंजाई की वजह से, या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़, या फिर कोई फॉरेन मटेरियल हो, या फिर कुछ कैंसर्स में। अब टी लिम्फोसाइट्स देख लेते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में ये बोन मैरो में बनते हैं एज अ प्रोजेनिटर टी सेल्स, फर्दर डेवलप करते हैं थाइमस में, जहाँ पे टी सेल रिसेप्टर्स अंडरगो करते हैं इनकी रीअरेंजमेंट, और प्रोजेनिटर सेल ना CD4 हेल्पर टी सेल बन जाते हैं, या फिर CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल बन जाते हैं थाइमस में जाके। अब टी सेल्स यूज़ करता है टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को, TCR एंड CD3 को, फॉर द एंटीजन सर्वाइलेंस। TCR कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज करता है हमारे एंटीजेंस को जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे MHC मॉलिक्यूल्स पे। CD4 जो है टी सेल वो MHC2 को करेगा, जबकि CD8 टी सेल जो है MHC क्लास 1 को डिटेक्ट करता है। फिर एक्टिवेशन होती है टी सेल्स की, वो रिक्वायर करती है बाइंडिंग एंटीजन की MHC कॉम्प्लेक्स की, और नंबर 2 एन एडिशनल सेकेंड सिग्नल। फिर है कि CD4 हेल्पर टी सेल की एक्टिवेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन जैसे कि कोई फॉरेन प्रोटीन हो गई तो वो फैगोसाइटोस होती है, प्रोसेस होती है, और MHC क्लास 2 के ऊपर प्रेजेंट हो जाती है, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की मदद से एक्सप्रेस होती है। B7 ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बाइंड करेगा CD28 के साथ ऑन द CD4 हेल्पर टी सेल, यानी CD4 हेल्पर टी सेल्स हैं उनके ऊपर CD8 है, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर जो B7 है उसके साथ बाइंड करेगा और प्रोवाइड करेगा सेकेंड एक्टिवेशन सिग्नल। एक्टिवेटेड हमारी जो CD4 हेल्पर टी सेल्स हैं वो साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं जो कि इन्फ्लामेशन में हेल्प करते हैं, और ये डिवाइड हुए हैं 2 सबसेट में। एक तो T हेल्पर 1 सबसेट सिक्रीट करता है इंटरल्यूकिन 2 को, जो कि टी सेल ग्रोथ फैक्टर है, और CD8 टी सेल एक्टिवेटर है, और इंटरफेरॉन गामा मैक्रोफेज एक्टिवेटर होता है ये। दूसरे होते हैं T हेल्पर 2 सबसेट, ये इंटरल्यूकिन 4 करेगा, वो 2 कर रहा था, तो ये फैसिलिटेट करता है B सेल की क्लास स्विचिंग टू IgG एंड IgE। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 5 भी करता है, 4 और 5 यूजिनोफिल कीमोटैक्सिस कराता है ये, और एक्टिवेशन और मैचुरेशन कराता है हमारे B सेल्स की प्लाज्मा सेल्स के अंदर, और क्लास स्विचिंग टू द IgA, ये याद रखिएगा, इसमें E और G था, इसमें A। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 10 भी ये करता है सिक्रीट T हेल्पर 2 सेल्स, ये T हेल्पर 1 फिनोटाइप को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल की एक्टिवेशन। अब ये इंट्रासेलुलर एंटीजन जो होता है ना, हमारे जो प्रोटीन्स इन द साइटोप्लाज्म से डिराइव होते हैं, इंट्रासेलुलर एंटीजन, ये प्रोसेस होते हैं और फिर प्रेजेंट होते हैं हमारे MHC क्लास 1 पे, जो कि एक्सप्रेस होते हैं बाय ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड प्लेटलेट्स से। इंटरल्यूकिन 2 बनता है CD4 टी हेल्पर सेल्स में से 1 सेल्स में से, जो प्रोवाइड करता है सेकेंड एक्टिवेशन सिग्नल। साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं किलिंग के लिए। किलिंग होती है व्या एक तो होती है सिक्रीशन परफोरिन की और ग्रेन्जाइम की। परफोरिन सुराख कर देता है जो अलाउ करता है ग्रेन्जाइम को तो कि वो एंटर करे टारगेट सेल में और एक्टिवेट करवा दे एपोप्टोसिस। दूसरी होती है एक्सप्रेशन ऑफ द FASL फैसल, जो कि बाइंड करता है फैस के साथ ऑन द टारगेट सेल और अपोप्टोसिस को एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स के साथ अब हम पढ़ेंगे B लिम्फोसाइट। एक पॉइंट है कि इमेच्योर B सेल प्रोड्यूस होते हैं हमारी बोन मैरो में, और उनमें इम्यूनोग्लोबुलिन रीअरेंजमेंट हो जाती है टू बिकम नाइव B सेल, जो एक्सप्रेस करते हैं सरफेस IgM एंड IgD। B सेल की एक्टिवेशन व्या होती है नंबर 1, एंटीजन जो है ना वो बाइंड करेगा बाय सरफेस IgM या IgD, रिजल्ट करेगा मैचुरेशन IgM या IgD की, और सिक्रीट करेगा प्लाज्मा सेल्स। दूसरा होता है कि B सेल प्रेजेंटेशन होती है टू CD4 हेल्पर टी सेल्स। B सेल एंटीजन प्रेजेंटेशन इन सेल्स को होती है CD4 हेल्पर टी सेल्स को व्या MHC2 क्लास। एक तो CD40 रिसेप्टर होता है हमारे B सेल के पे, वो बाइंड करता है CD40L ऑन द हेल्पर टी सेल्स और प्रोवाइड करता है सेकेंड एक्टिवेशन सिग्नल। इसके अलावा दूसरा हेल्पर टी सेल्स जो है ना फिर सिक्रीट करता है इंटरल्यूकिन 4 को और इंटरल्यूकिन 5 को, मीडिएट करते हैं B सेल आइसोटाइप स्विचिंग, हाइपर म्यूटेशन एंड मैचुरेशन टू द प्लाज्मा सेल्स। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन।
ये सब टाइप होती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन की। ये इसमें ग्रेन्युलोमा से कैरेक्टराइज होती है, जो कि कलेक्शन होती है। ग्रेन्युलोमा क्या है? कलेक्शन होता है एपिथेलॉइड हिस्टियोसाइट्स का, जो कि मैक्रोफेजेस होते हैं विद एबंडेंट पिंक साइटोप्लाज्म। यूजुअली ये जायंट सेल के साथ सराउंडेड होता है और रिम ऑफ द लिम्फोसाइट्स के साथ भी। डिवाइड हुआ है नॉन केजिएटिंग में एंड केजिएटिंग सब टाइप्स में ग्रेन्युलोमा। नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा में सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं होगी। जैसे फिगर देखें, ये देखिए ग्रेन्युलोमा है, ये नॉन केजिएटिंग है, सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं होगी, जबकि ये केजिएटिंग है, इसमें सेंट्रल नेक्रोसिस होगी। कॉमन एटियोलॉजी जो इंक्लूड करती हैं, रिएक्शन होता है किसी फॉरेन मटेरियल को, सार्कोइडोसिस में भी होता है, बेरिलियम एक्सपोजर या क्रोहन डिजीज़ में या कैट स्क्रैच डिजीज़ में। केजिएटिंग जबकि ग्रेन्युलोमा सेंट्रल नेक्रोसिस होती है और ये कैरेक्टरिस्टिक टीबी में होता है और फंगल इन्फेक्शन में। फिर है स्टेप्स जो कि ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एक तो मैक्रोफेज प्रोसेस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं एंटीजेंस को MHC क्लास 2 की मदद से टू द हेल्पर टी सेल CD4 सेल्स को एंटीजेंस प्रेजेंट करेंगे। कौन? मैक्रोफेजेस। दूसरा फिर इंटरेक्शन लीड करेगा मैक्रोफेज का टू सिक्रीट द इंटरल्यूकिन 12 इंड्यूसिंग द CD4 हेल्पर टी सेल टू डिफ्रेंशिएट इनटू द टी हेल्पर 1 सब टाइप। इसमें ये इंटरल्यूकिन 12 की वजह से ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ये इसमें डिफ्रेंशिएट होगा। टी हेल्पर 1 सिक्रीट करेगा इंटरफेरोन गामा, जो मैक्रोफेजेस को एपिथेलॉइड हिस्टियोसाइट्स में और जायंट सेल्स में कन्वर्ट करवा देगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, डायजर्स सिंड्रोम। डेवलपमेंट और फेलियर थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउचेस का ड्यू टू द 22q11 माइक्रो डिलीशन की वजह से, ठीक है, प्रेजेंट करता है विद द टी सेल की डेफिशिएंसी। थाइमस नहीं होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगी, पैराथायरॉइड भी नहीं होंगे और हार्ट, ग्रेट वेसल और फेस की एबनॉर्मलिटी होगी। दूसरा है सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, SCID। डिफेक्टिव सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, इसमें सेल वाली भी ह्यूमोरल भी डिफेक्टिव होती है। एटियोलॉजी में इसमें साइटोकाइन रिसेप्टर का डिफेक्ट है। साइटोकाइन सिग्नलिंग ज़रूरी होती है प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन बी और टी सेल्स के लिए। या फिर इसमें एडिनोसिन डी एमिनेज की डेफिनेशंसी ADA की। ADA हमें डी एमिनेट के लिए ज़रूरी होता है एडिनोसिन के लिए एंड डी ऑक्सी एडिनोसिन के लिए फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। बिल्डअप एडिनोसिन का और डी ऑक्सी एडिनोसिन का टॉक्सिक होता है लिम्फोसाइट्स के लिए। तीसरा जो है ना MHC क्लास 2 की डेफिशिएंसी हो गई। MHC क्लास 2 ज़रूरी होती है CD4 हेल्पर टी सेल्स की एक्टिवेशन के लिए और साइटोकाइन की प्रोडक्शन के लिए। तो इनकी वजह से ये सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिड हो सकती है। इसके अलावा कैरेक्टराइज ये होती है बाय ससेप्टिबिलिटी टू फंगल और वायरल और बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाते हैं और लाइव वैक्सीन्स हैं इसकी। फिर या तो ट्रीटमेंट जो इसका स्टेराइल आइसोलेशन होती है, बबल बेबी और स्टेम सेल की हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। देखिए बबल बेबी डिजीज़ में इस तरह आइसोलेट किया जाता है, स्टेराइल आइसोलेशन, या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की जाती है इसमें सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी में। इसके अलावा एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबिनीमिया भी होती है। ये कंप्लीट लैक ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स की वजह से होती है ड्यू टू द डिसऑर्डर्ड बी सेल की मैच्योरेशन। इसकी वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन बिल्कुल भी नहीं होगी। नाइव बी सेल जो है ना वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे प्लाज्मा सेल्स के अंदर, क्योंकि म्यूटेटेड ब्रूटोन टायरोसिन काइनेज है, तो ये एक्स लिंक्ड है। ये प्रेजेंट होती है 6 महीने ऑफ द लाइफ के बाद, जो विथ रिकरेंट बैक्टीरियल और एंटेरोवायरस जैसे कि पोलियो और कॉक्सैकी वायरस से और जियाडा लैम्ब्लिया इन्फेक्शंस के साथ। मैटरनल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द लाइफ और ये प्रोटेक्टिव होती हैं। इसके अलावा एक्स लिंक्ड गामा ग्लोबुलिन में लाइव वैक्सीन जैसे पोलियो की अवॉइड करनी चाहिए। फिर है दूसरा कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, सिविड। कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी में लो इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं क्योंकि बी सेल की या हेल्पर टी सेल के डिफेक्ट होते हैं। इसमें ज़्यादा रिस्क होता है बैक्टीरियल एंटेरोवायरस जियाडा लैम्ब्लिया का इन्फेक्शन, यूजुअली लेट चाइल्डहुड में। इंक्रीज रिस्क होता है इसमें ऑटो इम्यून और लिम्फोमा का। इसके अलावा IgA डेफिशिएंसी भी होती है। इसमें ना लो सीरम और म्यूकोजल लेवल IgA का होता है। मोस्ट कॉमन ये इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंसी है। इसका ज़्यादा रिस्क होता है म्यूकोजल इन्फेक्शन में, जैसे कि वायरल हो गए जैसे, लेकिन मोस्ट जो पेशेंट है ना वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। इसके अलावा दूसरी डिजीज़ है हाइपर IgM सिंड्रोम। हाइपर IgM सिंड्रोम में ना IgM ज़्यादा बड़ी होती हैं क्योंकि म्यूटेटेड CD4 40L जो कि हेल्पर टी सेल्स के ऊपर होता है वो म्यूटेटेड होता है, या फिर CD40 रिसेप्टर जो कि बी सेल्स पे होता है वो भी म्यूटेटेड हो सकता है।
सेकेंड सिग्नल जो है वो नहीं बनेगा, डिलीवर नहीं होगा हेल्पर टी सेल्स को ड्यूरिंग द बी सेल एक्टिवेशन। कॉन्सिक्वेंटली साइटोकाइंस जो कि ज़रूरी होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए, वो क्लास स्विचिंग वो नहीं प्रोड्यूस होंगे। लो IgA, IgG, IgE में रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शन होगा ड्यू टू द पुअर ऑप्सोनाइजेशन स्पेशली म्यूकोजल साइट्स पे। नेक्स्ट है विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम। ये कैरेक्टराइज होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ, इसमें एक्जिमा भी होती है और रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, डिफेक्टिव ह्यूमोरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी। इसमें ना वैस्प जीन जो है जो कि एक्स लिंक्ड होता है, ये डिजीज़ ये म्यूटेटेड होता है वैस्प जीन। लास्ट है कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी। C5 से लेकर C9 तक की जो डेफिशिएंसीज हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है निजेरिया इन्फेक्शन का, निजेरिया गोनोरिया एंड निजेरिया मेनिंजाइटिस। C1 इन्हिबिटर की डेफिशिएंसी रिजल्ट करेगी हेरिडिटरी एंजियोइडेमा में, हेरिडिटरी एंजियोइडेमा हो जाएगी जो कि कैरेक्टराइज होती है एडिमा स्किन की, स्पेशली पेरी ऑर्बिटल और म्यूकोजल सरफेसेस की भी। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें बेसिक प्रिंसिपल देखें तो ये कैरेक्टराइज होते हैं इम्यून मेडिएटेड डैमेज टिश्यूज़ का। इसकी 1% प्रिवेलेंस है यूएस में। इन्वॉल्व करता है सेल्फ टॉलरेंस। सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स होते हैं जो रेगुलरली जनरेट होते हैं, लेकिन उनमें अपोप्टोसिस नहीं होती, लेकिन अपोप्टोसिस होती है नेगेटिव सिलेक्शन इन द थाइमस टी सेल्स या फिर बोन मैरो में बी सेल्स के, या फिर एनर्जिक ड्यू टू द रिकॉग्निशन ऑफ द एंटीजन इन द पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू विथ नो सेकंड सिग्नल। मोर कॉमन ये वुमेन में होता है। ये क्लासिकली वुमेन ऑफ द चाइल्ड बियरिंग एज को अफेक्ट करती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एटियोलॉजी इसकी लाइकली कोई इन्वायरमेंटल ट्रिगर हो सकता है जेनेटिकल ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में। इंक्रीज इंसिडेंस ट्विंस का होता है और एसोसिएट होता है सर्टेन HLA सबटाइप्स के साथ। ट्विंस में मतलब ये ज़्यादा होता है और HLA सबटाइप्स के साथ भी एसोसिएटेड है। ये देखिए एंजियोइडेमा हुई है, ये पिक्चर दिखाई गई। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस क्या है? ये सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। इसमें एंटीबॉडीज़ ना हमारे ओन होस्ट को डैमेज करती हैं, मल्टीपल टिश्यूज़ को, ज़्यादा टाइप 2 साइटोटॉक्सिक एंड टाइप 3 एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसमें दो तरह की हाइपरटेंसिटी, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है ल्यूपस में। मोर कॉमन ये वुमेन में होती है, स्पेशली अफ्रीकन और अमेरिकन फीमेल्स में। क्लिनिकल फीचर जो है ना, इसमें फीवर होता है, वेट लॉस भी होता है, मेलर बटरफ्लाई रैश होती है, स्पेशली एक्सपोजर टू द सनलाइट। इसके अलावा इसमें आर्थराइटिस भी होती है। ल्यूपस में प्लूराइटिस और पेरिकार्डियाटिस होती है, सीरोसल सर्फेसिस को इन्वॉल्व करता है। CNS की साइकोसिस भी होती है। रीनल डैमेज होता है, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मोस्ट कॉमन है। इंजरी थ्रू द अदर पैटर्न ऑफ इंजरी आल्सो अकर, वरना डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ज़्यादा कॉमन है। एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस अफेक्ट कर सकती है किसी भी लेयर ऑफ द हार्ट को। लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस क्लासिकल फाइंडिंग होती है और इसमें ना स्मॉल स्टीराइल डिपॉजिट बन जाते हैं ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिट्रल वॉल पे। ये देखें, ये है लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस जिसमें डिपोजिशन हो गई है वाल्स के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा अनीमिया भी होती है इसमें, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या ल्यूकेपिनिया, क्योंकि एंटीबॉडीज़ है अगेंस्ट सेल के सरफेस प्रोटीन्स पे। तो रीनल फेलियर भी होता है। इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादातर कॉमन कॉज है डेथ का, इन्फेक्शन और रीनल फेलियर की वजह से डेथ हो जाती है। ये कैरेक्टराइज होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी के साथ, ANA, जो सेंसिटिव है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, और एंटी DNA एंटीबॉडीज़ जो कि हाईली स्पेसिफिक है। एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड SLE, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी, ठीक है। एक तो हाइड्रालाजीन, प्रोकेनामाइड और आइसोनियाजिड जो है ना वो इसके कॉमन कॉजेज़ हैं। रिमूवल ड्रग का रिजल्ट कर देगा रेमिशन में। नेक्स्ट है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ये SLE के साथ ही एसोसिएटेड होता है 30% ऑफ द केसेस में। ये इसमें ना कैरेक्टराइज होता है ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट द प्रोटीन्स जो बाउंड होती हैं फॉस्फोलिपिड्स के साथ, उन प्रोटीन्स। एंटी कार्डियोलिपिन और ल्यूपस एंटीकोगुलेंट मोस्ट कॉमन इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटी कार्डियोलिपिन और ल्यूपस एंटीकोगुलेंट। ये लीड करता है फाल्स पॉजिटिव साइफिलिस टेस्ट में और फाल्सली एलिवेटेड PTT लैब टेस्ट रिस्पेक्टिवली, लैब स्टडीज़। इसमें ना आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाती है जिसकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है, हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है, प्लेसेंटल थ्रोम्बोसिस हो जाती है और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है और स्ट्रोक हो जाता है। इसमें ना लाइफ लॉन्ग एंटीकोएगुलेशन चाहिए होती है। फिर है जॉगरन सिंड्रोम। ये भी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स की और सलाइवरी ग्लैंड्स की। लिम्फोसाइट मेडिएटेड होती है, डैमेज होता है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। इसके अलावा फाइब्रोसिस भी होती है।
ये क्लासिकली ड्राई आइज की तरह प्रेजेंट होता है। कैरेक्टो कंजक्टिवाइटिस, ड्राई माउथ होता है, जीरोस्टोमिया और रिकरेंट डेंटल कैरीज होती हैं ओल्डर वुमेन में 50 to 60 ईयर्स। और वो खा नहीं पाती, च्यू नहीं कर पाती किसी क्रैकर डर्ट को। इन माई आइज़ कांट च्यू अ क्रैकर और डर्ट इन माई आइज़, इस तरह प्रेजेंट करती है। इस फिगर में देखिए, ये बटरफ्लाई रैश SLE की मेलार बटरफ्लाई रैश है। इसमें जो इंटरस्टिशियल क्रिप्स दिखाई गई हैं और यहाँ पे बेजल लेयर ऑफ द स्किन दिखाई गई है। शोगरन सिंड्रोम कैरेक्टराइज होता है ANA से, यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी और एंटी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीबॉडीज़, anti-SSA RO एंड anti-SSB by LA। ऑफन ये एसोसिएटेड होती है अदर ऑटोइम्यून डिजीज के साथ, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है। इसमें इंक्रीज रिस्क होता है बीटा सेल यानी कि मार्जिनल जोन लिम्फोमा का, जो प्रेजेंट होता है एज ए यूनिलेटरल इनलार्जमेंट पैरोटिड ग्लैंड की, जो कि डिजीज ऑफ कोर्स है इन लेट। नेक्स्ट डिजीज होती है स्क्लेरोडर्मा। ये भी ऑटोइम्यून डैमेज होता है, ऑटोइम्यून टिश्यू का डैमेज है फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिवेशन के साथ और कोलेजन की डिपोजिशन के साथ फाइब्रोसिस होती है। ये डिफ्यूज़ और लोकलाइज टाइप में डिवाइड हुआ है। डिफ्यूज़ टाइप जो है ना, वो स्क्लेरोडर्मा की एग्जिबिट करती है स्किन और अर्ली विसरल इन्वॉल्वमेंट। ऑलमोस्ट कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है। ईसोफेगस कॉमनली अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से रिजल्ट करती है डिसऑर्डर मोटिलिटी में, यानी डिस्फेजिया होता है सॉलिड और लिक्विड्स को स्क्लेरोडर्मा में। और ये कैरेक्टराइज डिफ्यूज़ वाली कैरेक्टराइज होती है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी से, एंटी DNA टोपोआइसोमेरेज I एंटीबॉडी से। इसके अलावा जो लोकलाइज टाइप है वो एग्जिबिट करती है लोकल स्किन को और लेट विसरल इन्वायरमेंट, नॉट अर्ली विसरल इन्वायरमेंट, जो कि डिफ्यूज़ में होती है। तो इसमें लेट विसरल इन्वायरमेंट होगी। इसमें प्रोटोटाइप क्रेस्ट सिंड्रोम होता है, यानी कि कैल्सिनोसिस होती है, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज़ होती हैं, रैनॉड फिनोमिना भी इसमें होता है, और ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी, स्क्लेरोडक्टाइली भी होती है, और टेलेंजिएक्टेसिस ऑफ द स्किन। नेक्स्ट है मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़। ऑटोइम्यून मीडिएटेड टिश्यू डैमेज होता है। मिक्स्ड फीचर SLE के भी होते हैं इसमें, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के भी और पोलियोमायोसाइटिस के भी। ये कैरेक्टराइज होता है सीरम की एंटीबॉडी अगेंस्ट द U1 राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन U1, ठीक है। वोंड हीलिंग पढ़ेंगे तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हीलिंग इनिशिएट होती है जब इन्फ्लामेशन बिगिन होती है। ये होती है कॉम्बिनेशन रीजनरेशन का भी और रिपेयर का भी, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले रीजनरेशन पढ़ते हैं, रिप्लेसमेंट डैमेज टिश्यू की नेटिव टिश्यू के साथ, जो डिपेंड करता है ऑन द रीजनरेटिव कैपेसिटी टिश्यू की। टिश्यू डिवाइड हुए हैं 3 तरह के, जो कि बेस्ड है उनकी रीजनरेटिव कैपेसिटी के हिसाब से, लेबाइल, स्टेबल और परमानेंट। लेबाइल टिश्यू प्रोसेस, उनमें स्टेम सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली साइकिल करते हैं टू रीजनरेट द टिश्यू। स्मॉल और लार्ज बाउल में स्टेम सेल्स इन द म्यूकोजल क्रिप्स, जो मैंने आप लोगों को पिक्चर भी दिखाई। स्किन में भी इस तरह के होते हैं स्टेम सेल्स बेजल लेयर में, और बोन मैरो में भी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे स्टेबल टिश्यू। ये कॉम्प्राइज करते हैं सेल्स के जो कि क्विएसेंट यानी कि G0 फेज में होते हैं, लेकिन ये री एंटर कर सकते हैं सेल साइकिल को टू रीजनरेट द टिश्यू व्हेन नेसेसरी। इसकी क्लासिक एग्जांपल है रीजनरेशन लिवर की, जो कि होती है कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया के साथ आफ्टर द पार्शियल रिसेक्शन। हर हेपेटोसाइट प्रोड्यूस करता है एडिशनल सेल जो कि फिर री एंटर करेंगे क्विएसेंट्स में। दूसरी होती है परमानेंट टिश्यू, जो है ना वो लैक करते हैं सिग्निफिकेंट रीजनरेटिव पोटेंशियल, जैसे मायोकार्डियम में और स्केलेटल मसल में और न्यूरॉन्स में। दूसरा अब हम पढ़ेंगे रिपेयर। तो रिपेयर में ना रिप्लेसमेंट हो जाती है हमारे डैमेज टिश्यू की स्कार के साथ, फाइब्रस स्कार बन जाएगा रिपेयर में। ये होता है जब रीजनरेटिव हमारे स्टेम सेल्स ख़त्म हो गए हो, लॉस्ट हो गए हो, यानी कोई डीप स्किन का कट लगा हो, या फिर जब टिश्यू लैक करे रीजनरेटिव कैपेसिटी, यानी कि हीलिंग किसी मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हो। ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन जो है ना, इसमें इनिशियल फेज होता है रिपेयर का। ग्रेन्युलेशन टिश्यू बनता है, नॉट ग्रेन्युलोमा, वो अलग चीज़ है जो हमने पहले देखी। ये कंसिस्ट करता है फाइब्रोब्लास्ट का। डिपॉजिट होती है टाइप 3, याद रखिएगा, कोलेजन की। इसमें फाइब्रोब्लास्ट हो गए, कैपिलरीज भी होती हैं जो कि न्यूट्रिएंट देती हैं, और मायोफाइब्रोब्लास्ट, ये 3 चीज़ें होती हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा वोंड को, मायोफाइब्रोब्लास्ट। इवेंचुअली रिजल्ट करेगा स्कार फॉर्मेशन में, जो कि टाइप 3 कोलेजन रिप्लेस हो जाएगा विद द टाइप 1 कोलेजन के साथ। टाइप 3 कोलेजन ना पिलाएबल होता है और ग्रेन्युलेशन टिश्यू में मौजूद होता है, एम्ब्रियोनिक टिश्यू में भी होता है, यूट्रस में भी होता है, और किलोइड्स में भी। टाइप 3 टाइप 1 कोलेजन बहुत टेंसाइल होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ये स्किन में, बोन्स में, टेंडन्स में और मोस्ट ऑर्गन्स में मौजूद होता है। कोलेजिनेज हमारा जो एंजाइम है, ये टाइप
3 कोलेजन को रिमूव करेगा और रिक्वायर करता है जिंक को एज अ को फैक्टर। ये 3 को रिमूव करता है जो प्लाएबल है। मैकेनिज्म देखेंगे टिश्यू रीजनरेशन और रिपेयर का कि होता कैसे है। ये पैराक्राइन सिग्नलिंग की वजह से होता है। पैराक्राइन सिग्नलिंग जो कि ग्रोथ फैक्टर्स की मदद से होती है, जो कि मैक्रोफेजेस सिक्रीट करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, जो टारगेट करता है फाइब्रोब्लास्ट को। इंटरेक्शन होता है ग्रोथ फैक्टर्स का रिसेप्टर्स के साथ, जैसे कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर विद द ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, जिसके नतीजे में जीन एक्सप्रेशन होगी और सेलुलर ग्रोथ होगी। एग्जाम्पल्स मीडिएटर्स के इंक्लूड करती हैं ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर अल्फ़ा, जो कि एपिथेलियर और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है। ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, जो कि इंपॉर्टेंट फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, आल्सो इनहिबिट करता है इन्फ्लामेशन को। इसके अलावा प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर भी होता है। ये ग्रोथ फैक्टर एंडोथीलियम के लिए होता है और स्मूथ मसल्स और फाइब्रोब्लास्ट के लिए भी। और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर अलग भी होता है, ये एंजियोजेनेसिस में यूज़फुल होता है और मीडिएट करता है स्केलेटल डेवलपमेंट। फिर वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर भी होता है और ये भी एंजियोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल और एबरेंट वुंड हीलिंग पढ़ लेते हैं। कुटेनियस हीलिंग होती है प्राइमरी या सेकेंडरी इंटेंशन के साथ। प्राइमरी इंटेंशन यानी कि वुंड की एजेस जो है बॉट टुगेदर होती हैं, जैसे सूचनिंग ऑफ अ सर्जिकल इंसिजन, तो मिनिमल स्कार फॉर्मेशन होगी। दूसरी सेकेंडरी इंटेंशन के साथ होती है कुटेनियस हीलिंग, उसमें एजेस अप्रोक्सीमेट नहीं होते और ग्रेन्युलेशन टिश्यू फिल करता है डिफेक्ट को। ग्रेन्युलेशन टिश्यू फिल करेगा डिफेक्ट को सेकेंडरी में, और मायोफाइब्रोब्लास्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वुंड को और स्कार बन जाएगा। कुटेनियस हीलिंग के बाद दूसरी है डिलेड वुंड हीलिंग। वो होती है इन्फेक्शन में ज़्यादातर एस ओरियस का, जो कि मोस्ट कॉमन ऑफेंडर है। विटामिन सी, कॉपर या जिंक की डेफिशिएंसी में भी डिलेड वुंड हीलिंग होती है। विटामिन सी ना इंपॉर्टेंट को फैक्टर होता है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द प्रोलीन के लिए एंड लाइजीन प्रो कोलेजन रेजिड्यूज़ के लिए। हाइड्रोक्सिलेशन ज़रूरी है इवेंचुअल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग के लिए। कॉपर को फैक्टर होता है हमारे लाइजिल ऑक्सीडेज का, जो क्रॉस लिंक कराता है लाइजीन को और हाइड्रोक्सी लाइजीन को टू फॉर्म अ स्टेबल कोलेजन। अब जिंक जो है वो को फैक्टर होता है कोलेजिनेज के लिए, जो रिप्लेस करता है टाइप 3 कोलेजन को ऑफ द ग्रेनुलेशन टिश्यू विद द स्ट्रॉन्गर टाइप 1 कोलेजन। ये फिगर देखें, इसमें मायोकार्डियल स्कारिंग दिखाई गई है और इसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू दिखाया गया है। नेक्स्ट है कि अदर कॉजेज़ जो है ना वो हो सकते हैं कोई फॉरेन बॉडी। डिलेड वुंड हीलिंग का कोई फॉरेन बॉडी भी कॉज हो सकता है। इस्कीमिया में भी डिलेड होती है, डायबिटीज़ में, मेल न्यूट्रिशन में भी। डेहिसेंस जो है रप्चर होता है वुंड का, मोस्ट कॉमनली एब्डोमिनल सर्जरी के बाद होता है। हाइपरट्रोफिक स्कार, ये एक्सेस प्रोडक्शन होती है स्कार टिश्यू की, जो कि लोकलाइज्ड होती है वुंड में। जबकि कीलोइड जो है ना एक्सेस प्रोडक्शन होती है स्कार टिश्यू की, जो कि आउट प्रोपोर्शन होती है टू द वुंड। इसमें कैरेक्टराइज होती है एक्सेस टाइप 3 कोलेजन का ज़्यादा होता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी अफ्रीकन अमेरिकन में ज़्यादा है और क्लासिकली ये ना ईयर लोब्स में होता है, फेस पे होता है और अपर एक्सट्रीमिटीज़ में किलोइड्स होते हैं। एक्सेस प्रोडक्शन यानी स्कार की, जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द वुंड हो। अब ये फिगर देख लें, ये हाइपरट्रोफिक स्कार है जबकि ये किलोइड है। हाइपरट्रोफिक स्कार क्या है? ये असल में स्कार ही होता है एक्सेस प्रोडक्शन स्कार टिश्यू का, जो कि वुंड में लोकलाइज हो, लेकिन फ़र्क ये है कि वो वुंड की प्रोपोर्शन से आउट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये फाइनली चैप्टर कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह।